नमस्कार दोस्तों, आज है 5 फरवरी और आज हम चर्चा करेंगे देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो अगर आप भी बड़े बड़े करंट अफेयर्स की वीडियोस देखकर परेशान हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो आप हमारे वीडियोस को देखिए जिससे आप आसानी से कम समय में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है नई रक्षा नीति। भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई तकनीकी आधारित रक्षा नीति की घोषणा की। बजट में ऐतिहासिक आवंटन। रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.19% अधिक है। आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे नए हथियार और तकनीकी खरीदी जाएगी। अगला है इसमें सीमा सुरक्षा के लिए स्मार्ट तकनीकी। स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम। भारत म्यांमार सीमा पर 100 किलोमीटर लंबी स्मार्ट फेंसिंग लगाने की योजना है। CIBMS क्या है? तो कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें थर्मल इमेजर, रडार, एरोस्टेट और लेजर फेंसिंग जैसे अत्याधुनिक सेंसर का उपयोग किया जाएगा ताकि 24 घंटे निगरानी हो सके। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम। निगरानी के लिए स्वदेशी गार्ड ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। महत्वपूर्ण तकनीकी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मिलिट्री क्वांटम मिशन। जनवरी 2026 में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस नीति का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य भारतीय सेना में क्वांटम कंप्यूटिंग और सुरक्षित संचार तकनीकी लाना है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। रक्षा सेवाओं के लिए 975 करोड़ रुपए की लागत से एक सुरक्षित संचार नेटवर्क OFC तैयार किया जा रहा है। सीमा बुनियादी ढांचा BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सीमावर्ती सड़कों, पुलों और रणनीतिक सुरंगों के निर्माण के लिए आवंटन बढ़ाकर 7,394 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आत्मनिर्भरता। पूंजीगत बजट का 75% हिस्सा लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए केवल भारतीय रक्षा उद्योगों से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। खेल समाचार की बात करें तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय T20 श्रृंखला में शानदार जीत दर्ज की है। भारत बनाम न्यूजीलैंड T20 श्रृंखला अंतिम परिणाम 4-1 से जीता भारत। तो भारत ने 31 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में खेले गए 5वें और अंतिम T20 में न्यूजीलैंड को 46 रनों से हराकर श्रृंखला पर कब्जा किया है। ईशान किशन का तूफान। ईशान किशन ने मात्र 43 गेंदों में 103 रन 10 छक्के बनाए, जो इस श्रृंखला की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। टीम स्कोर की बात करें तो भारत ने 20 ओवरों में 271 और 5 विकेट का विशाल स्कोर खड़ा किया। गेंदबाजी। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 225 रनों पर सिमट गई। T20 विश्व कप वार्म अप मैच। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 4 फरवरी 2026। विश्व कप शुरू होने से ठीक पहले भारत ने नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराया। भारत का स्कोर रहा इसमें 240, 6 विकेट पर और 20 ओवर। प्रमुख प्रदर्शन या बल्लेबाजी की बात करें तो ईशान किशन 53 रन 20 गेंद में, तिलक वर्मा 45 रन 19 गेंद में, हार्दिक पांड्या 30 रन 10 गेंदों में। प्रमुख प्रदर्शन की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट चटकाए, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम 210 और 7 विकेट तक ही पहुंच सकी। आगामी कार्यक्रम T20 विश्व कप। तो भारत 7 फरवरी 2026 से शुरू होने वाले मुख्य टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 7 फरवरी को USA के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगा। आर्थिक अपडेट की बात करें तो RBI ने रेपो दरों में मामूली बदलाव किए, जिससे ऋण लेने की लागत प्रभावित हो सकती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक 4-5-6 फरवरी 2026 को आयोजित की जा रही है। वर्तमान में रेपो दर 5.25% पर है और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि RBI इस बार दरों को अपरिवर्तित रख सकता है। तो वर्तमान स्थिति और बैठक के विवरण की बात करें तो बैठक हो रही 4 से 6 फरवरी 2026 तक। अंतिम निर्णय की घोषणा गवर्नर संजय मल्होत्रा 6 फरवरी
2026 को सुबह 10 बजे नीतिगत फैसलों की घोषणा करेंगे। वर्तमान रेपो रेट की बात करें तो 5.25% है, जो दिसंबर 2025 में 25 बीपीएस की कटौती के बाद है इतना। तो 2025-26 में रेपो दर का सफर। तो वर्ष 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दरों में कटौती का वर्ष रहा। आरबीआई ने पिछले एक साल में कुल 125 आधार अंकों अर्थात 1.25% की कटौती की है। फरवरी 2025 में कटौती हुई थी 6.50% था, जो घटकर 6.25% हुई। फिर अप्रैल में 2025 में 0.25% कटौती की गई और रह गई ये सिर्फ 6%। और जून 2025 में 0.50% की बड़ी कटौती दर को तो 5.50% पर लाया गया। और दिसंबर 2025 में अंतिम कटौती 25 बीपीएस की हुई, जिससे दर 5.25 पर आ गई। तो इस बार पॉज की उम्मीद क्यों है? क्योंकि विशेषज्ञों और राइटर्स की पोल के अनुसार आरबीआई इस बार वेट एंड वॉच की नीति अपना सकता है। महंगाई दिसंबर 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 1.33% के निचले स्तर पर थी, जो आरबीआई के 2% से 6% के लक्ष्यों के दायरे में है। आर्थिक विकास की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास अनुमान को बढ़ाकर 7.3% कर दिया गया है। वैश्विक कारक तो भारत अमेरिका व्यापार समझौता के बाद आर्थिक स्थिरता बढ़ी है, जिससे दरों में और कटौती तात्कालिकता कम हो गई है। आम आदमी पर प्रभाव। लोन ईएमआई। यदि आरबीआई दरें स्थिर रखता है तो होम लोन और कार लोन की ईएमआई में कोई तत्काल बदलाव नहीं होगा। बचत दरें। रेपो रेट में स्थिरता का मतलब कि बैंकों द्वारा एफडी दरों में भी बड़ी कटौती की संभावना कम है। तरलता। आरबीआई का ध्यान अब यह सुनिश्चित करने पर है कि पिछली कटौती का लाभ बैंकों के माध्यम से ग्राहकों तक पूरी तरह पहुंचे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। भारत और फ्रांस ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक गुड्स पर साझा विजन। तो भारत और फ्रांस ने एक डिजिटल साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों में भारतीय तकनीक मॉडल को बढ़ावा देना है। यूपीआई का विस्तार। तो फ्रांस के पेरिस में एफिल टावर के बाद अब फ्रांस के अन्य प्रमुख शहरों और रिटेल स्टोर्स में यूपीआई को पूरी तरह से लागू करने पर सहमति बनी है। एआई और सुपर कंप्यूटिंग। दोनों देशों ने एआई फॉर गुड्स पहल के तहत एक संयुक्त कोष बनाने की घोषणा की है। फ्रांस भारत के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के सुपर कंप्यूटर्स विकसित करने में मदद करेगा। डेटा सुरक्षा। साइबर सुरक्षा और सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए एक नया इंडो फ्रेंच फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। नवीनीकरण ऊर्जा हॉरिजन 2047 का हिस्सा। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दोनों देशों ने अपने हॉरिजन 2047 रोड मैप को और तेज कर दिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत और फ्रांस ने अफ्रीकी देशों में 10 नए सोलर पार्क विकसित करने के लिए $500 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। ग्रीन हाइड्रोजन। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी और भारतीय कंपनियों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए बड़े एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। ब्लू इकोनॉमी। समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और महासागरों के संरक्षण के लिए एक ब्लू इकोनॉमी रोड मैप पर काम शुरू हुआ है। रणनीतिक महत्व की बात करें तो मैक्रोन की यात्रा। यह समझौता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की आगामी भारत यात्रा, जो कि फरवरी के मध्य में होने वाली है, के पहले एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। स्पेस सेक्टर। दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों इसरो और सीएनईसी अब मंगल और शुक्र मिशन के लिए डेटा साझा करने पर भी सहमत हुई हैं। तकनीकी प्रगति। भारत के पहले स्वदेशी एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान मॉडल का अनावरण किया गया। मॉडल का नाम तो मौसम एआई या वायु पूर्वानुमान रहेगा इसका नाम। विकास। इसे आईआईटी दिल्ली, आईएमडी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और सीडीएसी ने मिलकर विकसित किया है। तकनीक। यह मॉडल डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है, जो पिछले 100 वर्षों के ऐतिहासिक मौसम डेटा का विश्लेषण करता है। इसकी मुख्य विशेषताएं। सटीकता।
पारंपरिक गणितीय मॉडल की तुलना में यह 30% अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। हाइपर लोकल डेटा, यह केवल शहर ही नहीं बल्कि गांव और ब्लॉक स्तर तक की सटीक जानकारी दे सकता है। बिजली और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी, यह थंडरस्टॉर्म और ओलावृष्टि जैसे अचानक होने वाली घटनाओं की चेतावनी 24 घंटे पहले दे सकता है, जो पहले केवल 3-4 घंटे पहले ही संभव था। किसान और अर्थव्यवस्था के लिए महत्व कृषि क्षेत्र, तो किसान अपनी बुआई और कटाई का निर्णय अधिक सटीक तरीके से ले पाएंगे, जिससे फसल के नुकसान में कमी आएगी। आपदा प्रबंधन, चक्रवात और बाढ़ के दौरान समय पर निकासी में मदद मिलेगी। लागत में कमी, यह मॉडल चलाने के लिए भारी सुपर कंप्यूटर पर निर्भर कम करेगा, जिससे ऊर्जा और खर्च में बचत होगी। वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान, भारत अब उन चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका और चीन की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास अपना खुद का AI वेदर मॉडल है। यह मॉडल विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय मौसम के लिए बनाया गया है, जो वैश्विक मॉडलों की तुलना में भारतीय मानसून को बेहतर समझता है। अगली खबर है ग्रीन यूरिया उत्पादन। NTPC और ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भारत की पहली बड़े पैमाने की ग्रीन यूरिया उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए अरागो इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। समझौता और स्थान, तो किनके बीच हुआ? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अरागो इंडस्ट्रीज के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ ये? यह प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की में स्थापित किया गया है। अगर इसके महत्व की बात करें तो यह भारत की पहले बड़े पैमाने की ग्रीन यूरिया उत्पादक सुविधा होगी। अब समझते हैं ग्रीन यूरिया क्या है। तो साधारण यूरिया बनाने में प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है। इसके विपरीत ग्रीन अमोनिया का उपयोग ग्रीन यूरिया बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उपयोग किया जाता है। शून्य कार्बन, इसके उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जिससे वातावरण में CO2 नहीं पहुंचती है। अब बात करते हैं भारत के लिए इसके क्या फायदे हैं। तो आयात पर निर्भरता कम, भारत वर्तमान में यूरिया का बड़ा आयातक है। यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देगा। सब्सिडी का बोझ, यूरिया पर सरकार भारी सब्सिडी देती है। स्वदेशी उत्पादन से राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। नेट जीरो लक्ष्य, यह परियोजना 2070 तक भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। NTPC का विजन, तो NTPC केवल बिजली कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि वह ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विशाखापट्टनम में इस प्लांट के साथ ही एक विशाल ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। अगली खबर है स्किल इंडिया पर कार्रवाई। सरकार ने कैग रिपोर्ट में अनियमितताओं के बाद 41 स्किल इंडिया प्रशिक्षण केंद्रों के लिए FIR दर्ज की है। तो मामला क्या है? तो भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की एक विस्तृत रिपोर्ट के बाद सख्त कदम उठाया। कैग ने अपनी जांच में कौशल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी पाई। कैग के आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसी ऑडिट रिपोर्ट अक्सर सार्वजनिक की जाती है। कार्रवाई का विवरण, तो FIR दर्ज, कुल 41 स्किल इंडिया प्रशिक्षण केंद्रों के खिलाफ प्राथमिकी अर्थात FIR दर्ज की गई है। प्रमुख आरोप की बात करें तो फर्जी नामांकन, कागजों पर ऐसे छात्रों को दिखाना जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थे। फंड का दुरुपयोग, सरकार से मिलने वाली ट्रेनिंग ग्रांट का उपयोग निजी लाभ के लिए करना। बुनियादी ढांचों की कमी, बिना लैब या जरूरी उपकरणों के सर्टिफिकेट बांटना। तो कैग रिपोर्ट की मुख्य बातों की बात करें तो रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कई केंद्रों ने बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस में हेराफेरी की थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को इन केंद्रों को तत्काल ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश दिया गया है। जांच में पाया गया कि कुछ केंद्र केवल सरकारी सब्सिडी हड़पने के लिए पेपर पर चल रहे थे। सरकार का संदेश, जीरो टॉलरेंस। सरकार ने साफ किया है कि युवाओं के भविष्य और टैक्स पेयर के पैसे के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नया मॉनिटरिंग सिस्टम, अब सभी केंद्रों की AI आधारित रियल टाइम निगरानी और आधार सत्यापित अटेंडेंस को और सख्त बनाया जाएगा। एप्पल का नया हब, एप्पल ने बेंगलुरु में अपना पहला एजुकेशन हब लॉन्च किया है, जो सप्लाई चेन कर्मचारियों को रोबोटिक्स और कोडिंग जैसे स्किल सिखाएगा। एग्जाम पॉइंट्स बात करने का इस खबर पर, तो स्थान, एप्पल का नया एजुकेशन लर्निंग हब खुला है बेंगलुरु कर्नाटक में। एप्पल के CEO हैं टिम कुक,
सप्लाई चेन पार्टनर, भारत में एप्पल के मुख्य वेंडर है फॉक्सकॉन, टेगाटर्न और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। भारत में पहला रिटेल स्टोर, एप्पल ने अपना पहला आधिकारिक स्टोर एप्पल BKC मुंबई में खोला था और दूसरा है दिल्ली में। कर्नाटक का स्थान, भारत में कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कर्नाटक और तमिलनाडु शीर्ष राज्यों में शामिल हैं। अब बात करते हैं SFDR तकनीक का परीक्षण। भारत की रक्षा एजेंसी DRDO ने उन्नत सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट अर्थात SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया है। तो SFDR का पूर्ण रूप अगर देखें, इसका फुल फॉर्म देखें तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट विकास करने वाली लैब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL हैदराबाद। उपयोग की बात करें तो मुख्य रूप से बियॉन्ड विजुअल रेंज अर्थात BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए है। परीक्षण स्थल चांदीपुर ओडिशा रहा। अब बात करते हैं खेल समाचार की, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 टेनिस खिलाड़ी एलेना रायबाकिना ने महिला एकल का खिताब जीता। एग्जाम पॉइंट्स की बात करें इस पे तो ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड, यह रायबाकिना का दूसरा ग्रैंड स्लैम है, पहला था विंबलडन में 2022। रैंकिंग में उछाल, इस जीत के बाद रायबाकिना विश्व रैंकिंग में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ तीसरे नंबर स्थान पर पहुंच गई हैं। विशेष उपलब्धि, वह WTA रैंकिंग की स्थापना के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के रास्ते में विश्व नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को हराने वाली चौथी महिला खिलाड़ी बनी। उपविजेता बेलारूस की अरेना सबलेंका लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में उपविजेता रही। अब बात करते हैं आर्थिक और नियुक्तियों जिन पर आधारित खबरें, तो PSB का लक्ष्य, भारत सरकार का लक्ष्य 2047 तक कम से कम 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अर्थात PSB सार्वजनिक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दुनिया के शीर्ष 20 बैंकों में शामिल करना है। एग्जाम पॉइंट्स की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या, तो भारत में वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। सबसे बड़ा बैंक संपत्ति के मामले में भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 2047 का विजन, भारत को आज़ादी के 100वें वर्ष तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो इंद्रधनुष योजना, यह बैंकों के सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण 7 सूत्रीय योजना है। PCA प्रमोट करेक्टिव एक्शन, जब बैंक वित्तीय संकट में होते हैं तो RBI उन पर यह प्रतिबंधात्मक ढांचा लागू करता है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, तो चौरी चौरा कांड 1922। देखो ये आपको ये घटना कल में ही बताई गई, तो ये घटना जो है 1-2 दिन आगे पीछे रहती है, हमें सिर्फ सन याद रखना है इसमें। तो आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगाती थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। परिणाम की बात करें तो इस हिंसा से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। बाबा आमटे की पुण्यतिथि 2008, भारत के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता मुरलीधर देवीदास आमटे का निधन 2008 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया और आनंद वन की स्थापना की। उन्हें मैग्सेसे और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगली खबर है अपोलो 14 का चंद्रमा पर उतरना 1971। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एलन सैफर्ड और एडगर मिशेल आज ही के दिन चंद्रमा पर उतरे थे। रोचक तथ्य यह है इसमें कि एलन सैफर्ड चंद्रमा पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति बने थे। सिख इतिहास, वाड़ा घल्लूघारा 1762। सिख इतिहास में आज के दिन को एक दुखद घटना के रूप में याद किया जाता है जब अहमद शाह अब्दाली की सेना ने पंजाब में हजारों सिख के कत्लेआम किए थे, जिसे वाड़ा अल्लूघारा अर्थात बड़ा नंगासार नरसंहार कहा जाता है। पहली बार सिंथेटिक इंसुलिन 1937। तो वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में सिंथेटिक इंसुलिन का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की थी, जिससे मधुमेह के इलाज में क्रांति आई। अब इन खबरों पर आधारित एग्जाम पॉइंट्स की बात करें तो चौरी चौरा कांड की शताब्दी 2022 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था, तो ये 1920 में शुरू हुआ और 1922 में खत्म हो गया। बाबा आमटे, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है, तो अभय साधक नाम से उन्हें जाना जाता है।
अब इन सब पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं। तो भारत का पहला बड़े पैमाने पर ग्रीन यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है जामनगर, बी विशाखापट्टनम, सी पारादीप, डी पुणे। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और अरागो इंडस्ट्रीज के बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसे स्थापित करने पर समझौता हुआ है। हाल ही में सरकार ने स्किल इंडिया योजना में गबन के आरोप में कितने केंद्रों पर एफआईआर दर्ज की है? ऑप्शन ए है 25, बी 41, सी 50, डी 100। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 41। अगला ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 25वीं, बी 28वीं, सी 32वीं, डी 40वीं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 32वीं। अगला है मौसम एआई मॉडल को किन संस्थानों ने मिलकर विकसित किया है? ऑप्शन है इसरो और नासा, बी आईआईटी दिल्ली और आईएमडी, सी आईआईटी बॉम्बे और गूगल, डी केवल सीडीएसी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली और आईएमडी। अगला है एप्पल ने भारत में अपना पहला एजुकेशन हब किस शहर में लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, बी गुरुग्राम, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला है डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षित एसएफडीआर तकनीकी में आर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है रॉकेट, बी रडार, सी रैमजेट, डी रेंज। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी रैमजेट। अगला है स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम के तहत भारत किस देश के साथ अपनी 100 किलोमीटर सीमा को सुरक्षित करेगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार, डी चीन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी म्यांमार। अगला है बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? ऑप्शन ए है 5.50 लाख करोड़, बी 6.21 लाख करोड़, सी 7.85 लाख करोड़ और डी है 10 लाख करोड़। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7.85 लाख करोड़। अगला है वर्तमान में आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी है? तो ऑप्शन ए 6.50%, बी 5.50%, सी 5.25% और डी है 4.75%। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 5.25%। अगला सरकार का लक्ष्य 2047 तक कितने भारतीय बैंकों को दुनिया के टॉप 20 में शामिल करना है? ऑप्शन ए है कम से कम 1, बी कम से कम 2, सी कम से कम 5, डी कम से कम 10। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कम से कम 2। अगला है यंत्र इंडिया लिमिटेड को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए है महारत्न, बी नवरत्न, सी मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट, डी श्रेणी सेकंड मिनी रत्न। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है अरेना सबलेंका, बी ईगा स्वितेका, सी एलेना रायबाकिना, डी कोको गॉफ। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एलेना रायबाकिना।
अगला है, भारत ने हाल ही में किस देश के खिलाफ T20 श्रृंखला 4-1 से जीती है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूजीलैंड, डी इंग्लैंड। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगला है, 5 फरवरी 1922 को इतिहास की कौन सी प्रसिद्ध घटना हुई थी? ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग कांड, बी चौरी चौरा कांड, सी काकोरी कांड, डी दांडी मार्च। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। अगला है, बाबा आमटे का संबंध किस सामाजिक कार्य से था? ऑप्शन ए है सती प्रथा उन्मूलन, बी कुष्ठ रोगियों की सेवा, सी महिला शिक्षा, डी वृक्षारोपण। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कुष्ठ रोगियों की सेवा। अगला है, प्रसिद्ध यात्रा लेखक ह्यू गैडजर का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिला था? ऑप्शन ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी पद्म श्री, डी अर्जुन पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पद्म श्री। अगला है, अनुच्छेद भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 324। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी अनुच्छेद 148। अगला है, विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन ए है आई एम एंड आई विल, बी क्लोज द केयर गैप, सी नॉट बियॉन्ड अस, डी कैंसर कंट्रोल। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप। अगला है, अपोलो 14 मिशन के तहत चंद्रमा पर गोल्फ खेलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है नील आर्मस्ट्रांग, बी एलन सैफर्ड, सी बज एल्ड्रिन, डी यूरी गार्गिन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी एलन सैफर्ड। अगला और अंतिम प्रश्न है, खेलो इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल क्रिकेट को बढ़ावा देना, बी खेलों के बुनियादी ढांचे और प्रतिभा को जमीनी स्तर पर विकसित करना, सी विदेशी खिलाड़ियों को भारत लाना, डी केवल ओलंपिक की मेजबानी करना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, खेलों के बुनियादी ढांचे और प्रतिभा को जमीनी स्तर पर विकसित करना। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।